वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक नए सीरीज को शुरुआत किया है जिसका टारगेट होगा बीपीएससी। अब बीपीएससी के 67 बीपीएससी के एग्जामिनेशन, पीटी मेंस, साथ साथ सीडीपीओ और इसके अलावा जो बिहार एसआई 2213 के कैंडिडेट हैं उन्हें भी इस सीरीज से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसी के तहत आज आप लोगों के सामने एडिटोरिया का जो नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि एडिटोरिया ऑफलाइन अपने सेंटर पे, जो पटना स्थित सेंटर है, ऑफलाइन उन्होंने एक नए टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया गया है जो बिल्कुल डेडिकेटेड है आपको सीडीपीओ और बीपीएससी के एग्जामिनेशन, पीटी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो ये ऑफलाइन है, पेड आपको ये मतलब कि टेस्ट सीरीज है। तो उसी का जो पहला टेस्ट हुआ था संडे वाला, यानी कि 11 तारीख वाला, उसका 150 प्रश्नों के साथ आपको लेकर सामने में उपस्थित हूँ। फुल एनालिसिस आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़ें। एडिटोरिया के जो भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, पटना के आसपास है तो आप निश्चित रूप से इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए और बाकी इसका आपको फायदा जो है एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो बीपीएससी और सीडीपीओ के कैंडिडेट हैं वो तो निश्चित रूप से इसको देखें ही, एनालाइज करें और अंत में बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एसआई वाले कैंडिडेट हैं कि बिहार दरोगा के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसको देखें और अपने क्वेश्चंस को देखें कि आप कितना सही कर रहे हैं। बहुत फायदा होने वाला है बिहार दरोगा का यदि आप इसको करते हैं तो। चलिए, तीनों ही एग्जामिनेशन आपको एक ही तैयारी में निकलेगा, ये हम लोगों ने आपसे वादा किया है और आप थोड़ा सा भी इसको फॉलो करेंगे सीरियसली तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेज में थोड़ा सा आपको मार्किंग होगा लेकिन उसको आप इग्नोर कीजिएगा, अगले पेज से आपको सब कुछ सही हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है और एक ई वाला ऑप्शन है, तो इत्मीनान से आप लोग देखिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है ना। अब दादा भाई नौरोजी ने एक और संस्था की स्थापना की थी 1877 में, उन्होंने किया था आपको भारतीय सुधार समिति, इनका भी ब्रिटेन में स्थापना किया गया था। और यहाँ पे जब आ जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन आ जाएगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे, ठीक है ना। उनका स्थापना इन्होंने कब किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आपको जो है 1876 में किया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी और 1877 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। देखिए, आधुनिक भारत की बात की जा रही है, ना कि हिंदी कविता की, ना ही हिंदी का जो आधुनिक काल है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो चूंकि ये समग्रता में बात की जा रही है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपके पास सामने निकल लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या हेनरी विवियन डेरिजियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्हीं प्रथम जो है आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने, इन्होंने इसका स्वागत नहीं किया था। जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनका मानना था कि आगे चलकर ये विशुद्ध रूप से हिंदुओं की संस्था बनकर रह जाएगी, इसलिए इन्होंने इसका जो है स्वागत नहीं किया था। 3 का सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। इजारेदारी व्यवस्था आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है बंगाल से संबंध में। 4 ऑप्शन इत्मीनान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। इन्होंने मतलब कि किसानों को खेती के लिए ऋण दिया, पशुपालन के लिए, उन्हीं से संबंधित था इजारेदारी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। पलासी का युद्ध 1757 की बात किया जा रहा है, 23 जून। तो बताया जा रहा है किसे नियुक्त किया गया, कैप्टन मुनरो, ल्यूक एस्ट्रॉकॉन, लॉर्ड क्लाइड, हॉलवेल या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ल्यूक एस्कॉर्ट्रॉन। इनको नियुक्त किया गया था पलासी युद्ध के बाद बंगाल में जो है नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि निम्न में से किसे गवर्नर जनरल या गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्ती चलाया। बोल रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल या फिर सिर्फ गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्ती योजना चलाया था। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइड या टॉमस मुनरो या ई। इतना से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ए, वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, पंचवर्षीय बंदोबस्ती योजना आप कंफ्यूज करते होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस उन्होंने अस्थायी बंदोबस्ती लगाया था, लेकिन ये पंचवर्षीय बंदोबस्ती जो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के साथ हो जाएगा, ऑप्शन ए। 7, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। 15, 19, 21 या 29। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 प्रांत थे। प्रश्न संख्या 8 बोला कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जय सिंह, अजीत सिंह, राणा सिंह, रणवीर सिंह या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा जय सिंह।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि किसे फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जफरनामा की रचना की थी फारसी भाषा में। 10 अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथम किस पेशवा के काल में जो है समाप्त कर दिया था? पेशवा प्रथा की बात की जा रही है। अंग्रेजों ने इसको पेशवा का जो परंपरा था उसके पद को समाप्त कर दिया गया था, तो किसके काल में किया था? द्वितीय बाजीराव द्वितीय, नारायण फडणवीस, माधवराव या बालाजी बाजीराव? ऑप्शन ए हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न संख्या 11 कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार एवं बंगाल, उपरोक्त से कोई नहीं एक से अधिक। तो कमियोटी प्रथा तो थी वो उस समय मतलब अंग्रेज काल में बिहार एवं उड़ीसा में थी। होता क्या था, जो लोग ऋण लेते थे किसी साहूकार से या बड़े लोगों से, तो ऋण के बदले में जो आपको ब्याज देना होता था, तो ब्याज ना चुका करके उस ब्याज के बदले में आप जीवन भर उनकी सेवा करते रहते। तो यही थी कमियोटी प्रथा। आपको कहाँ पर थी? बिहार उड़ीसा में आपको प्रचलित थी। 12 ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वीर सावरकर, टी.आर. होम्स, J.W.K., पी.सी. जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, J.W.K. ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया। ठीक है। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है इत्मीनान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1611 में आपको दक्षिणी पूर्वी तट पर इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है। 14 चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? बंगाल, बंबई, गुजरात, संयुक्त प्रांत या उपरोक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो सबसे पहले बिहार में लगाया गया था, तो बिहार ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, 14 का ई हो जाएगा। ठीक है। 15 किस अधिवेशन द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1793 का चार्टर या 1786 का अधिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1786 का अधिनियम। इसके तहत गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी 1786 के अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आपको एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो ये नंबर है, इस पर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोला है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपके पास ऑप्शन हैं सामने नीचे देख लीजिए। तो आपको पता है कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 17 सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। ठीक है, चलिए आते हैं, देख लेते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको B.R. शिंदे हो जाएगा। डिप्रेस्ड इंडिया मतलब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है ना। तो इस आधार पे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका B.R. शिंदे हो जाएगा। ठीक है ना। डिप्रेस्ड इंडिया ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ये आपको B.R. अम्बेडकर हो जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचा था। और सत्यशोधक समाज जो होगा ज्योतिबा फूले। तो इस आधार पे 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपको पता है कि ये आप मतलब कि जब कर्जन थे तो कर्जन के समय में बहुत सारे आयोग का गठन किया गया था, सिंचाई आयोग का, विश्वविद्यालय आयोग का, अकाल आयोग का। तो उसी में से विश्वविद्यालय किस में किया गया था? मतलब किन के? पुलिस आयोग का किया गया था। तो जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था आपको टॉमस रेले के, मतलब हंटर के में आपको कहाँ के हंटर के मतलब के अंतर्गत आपको पुलिस टॉमस मुंड्रो थे, चार्ल्स ग्रांट थे, एक आपको मतलब कि मैकडोनाल्ड थे, अकाल वाले थे। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 19 लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? 4-5 घटनाएं आप देख लीजिए। यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गणपंथी दलों को सम्मिलित होना था। इसमें ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। ये जो बात है ये आपका संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है ये इसके सही हो जाएंगे। तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 20 न लगान न टैक्स अभियान सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, संयुक्त प्रांत या उपरोक्त कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में ये चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। 12 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1947। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, क्या प्रतिपादक निम्न से किसने किया था। ऑब्वियसली लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 बोल रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज का प्रयोग में लाया था। जौ, चावल, गेहूं, राई, तो जौ को। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 बोल रहा है कि ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वो कौन सा है। वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, साकल या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक अधिक। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मात्र अभी वर्तमान में ये साकल शाखा जो उपलब्ध है। 25 बोला है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे। तो आपको पता है कि कनिष्क जो थे वो क्या थे, तो महायान शाखा के अनुयायी थे। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 26 गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ग्राम, विषय, बीथी, पेट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई को ग्राम बोला जाता है। 26 का एक हो जाएगा। 27 निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका। देखिए ये नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इसको कहा जाता है कि हर्ष ने अपने की थी, मतलब हर्ष ने किसी विद्वान के द्वारा एक करवाई थी अपने संरक्षण में। बाकी हर्ष चरित्र जो है इसका रचना जो किया था वो बाणभट्ट ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रचना हर्ष ने नहीं की थी। 27 का बोल रहा है कि निम्न से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी, तो ऑप्शन बी हर्ष चरित्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष काफी फेमस था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली थी। चार ऑप्शन इतना से देख लीजिए। तो इसमें अंतिम रूप से जो सफलता मिली थी वो मिली थी आपको गुर्जर प्रतिहारों को अंतिम रूप से इसमें सफलता मिली थी। 29 बोल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क मुसलमान कौन सा था। मोहम्मद बिन कासिम, सुबतगीन, अल्पगीन, मोहम्मद गजनबी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम तुर्क अफगान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सुबतगीन। ठीक है। 30 निम्न में से कौन वह था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना था। बहुत ही फेमस है, देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और राम शाह इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए, क्योंकि ये गुलाम था। 31 चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है अरबों के विजय तथा अकबर के शासन का वर्णन, महमूद गजनबी और भारत विजय का वर्णन, ईरान के इतिहास तथा महमूद गजनबी के जीवन का वृत्तांत, अरबों द्वारा सिंध विजय या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। चचनामा। तो 31 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरबों द्वारा सिंध विजय चचनामा में वर्णन मिलता है। 32 भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। बहुत ही फेमस है, रामानंद को जाता है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चंस को आप लोग एनालाइज भी करते जाइएगा और ये क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप उसके आसपास के जो भी टॉपिक्स बनते हैं उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। आपको पता है कि 1757 के बीच में मतलब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। तो आपका देख लीजिए 25 जून तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज तो थी, अब आपको याद करना है कि किस में हुआ था। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम थी या सिराजुद्दौला थे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला थे और मीर कासिम ने धोखा दे दिया था उस वक्त। ठीक है। मतलब जो सिराजुद्दौला के साथी थे वो मीर कासिम, उन्होंने उसको धोखा दिया और इनकी हार हो गई थी, अंग्रेजों की जीत हो गई थी। 34 बोल रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूलने का अधिकार कब मिल गया था। देख लीजिए 1765, 1770, 1757 या 1857। मतलब कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवान लगान वसूलने का अधिकार कब मिला था। बहुत ही मतलब कि फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 1765 को मिला था। ठीक है ना। 35 मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, कहाँ से, कब किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने किया था। इनका संबंध बिहार से है। 36 सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। चार ऑप्शन इतना से देख लीजिए। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था आपको हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो कौन थे, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे आपको सुभाष चंद्र बोस। और ये प्रस्तुत किसके किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा ये पूरा गाइडलाइन या बोल सकते हैं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया था। 37 कितने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है। जो उपरोक्त ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो अभी तक आपको जो है वो 5 पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है। 1, 5, 6, 7 और 8वीं में ये प्राप्त किया गया है। ठीक है ना।
38 बोला है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन से हैं? सीआरआर में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, करारोपण में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी या उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें एक से अधिक ऑप्शन जो हैं आपको मतलब कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए आपको सार्वजनिक व्यय में कमी भी की जाती है, ठीक है ना। सीआरआर में आपको वृद्धि भी की जाती है ताकि तरलता आए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। करारोपण में वृद्धि की जाती है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका। 39 नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? आप सबको पता है कि 1991 में की गई थी, लेकिन डेट से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 4 ऑप्शन है, इतना आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 1991। 40 राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को जीडीपी का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? ठीक है ना, मतलब कि आपको कम करना है तो कितना लेवल तक कम करना है 2023 तक, देख लीजिए। 40%, 60%, 20% या 55%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी 60%, ठीक है ना। फिर से इसको देख लीजिए ऑप्शन, इत्मीनान से आप इसको पढ़िए। बोल रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र और राज्य सरकार को जीडीपी का कितना % ऋण रखने की बात की गई है? तो 7% तक की गई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन है? आपको पता है कि विश्व बैंक समूह में 5 संगठन है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक वगैरह जो भी हो जाता है। 42 बोल रहा है कि बीएसई जो ग्रीनेक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल की गई है? बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें कितनी ग्रीनेक्स कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 ग्रीनेक्स कंपनियों को शामिल किया गया है। 43 यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम किया जा रहा है, तो शेष क्या रहेगा? ये आपको इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का। 43 का हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न। 44 बोल रहा है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आपको पता है कि वर्तमान में सबको बदलकर क्या कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया है। ऑप्शन ये जो 44 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत व कीमत आयोग, कृषि उत्पादन विपणन समिति, विपणन व निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय। 45 का देख लीजिए इत्मीनान से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। 46 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित होने की बात की जा रही है। 4 दिसंबर 2005, 5 दिसंबर 2005, 6 दिसंबर सितंबर 2005 या 10 सितंबर 2005। 46 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 बोल रहा है कि बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? 2020-21, 2021-22, 2019-20, 2018-19। थोड़ा सा मैं आपको पीछे फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। ये ग्रीन बजट जो इसको नाम दिया गया था, जिस वर्ष आपको जल जीवन हरियाली मिशन के लिए 22,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो अगले 3 वर्षों में खर्च करना था। तो ये बिहार में इस तरह का अपना पहला मतलब कि जो था ग्रीन बजट पेश किया गया था पूरे देश भर में, ठीक है ना। और ये पेश किया गया था आपको, ये किया गया था वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। 48 बिहार में प्रति जीएसडीपी आरोही क्रम के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जीएसडीपी यानी डाटा के अकॉर्डिंग में है, इतना से आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवहर, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय। यही आपको आरोही क्रम आधार पर निम्न में जीएसडीपी का विकल्प सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है कि 2019-20 के अंत तक राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ऋण है? 4 ऑप्शन है, 25.93%, 30.93%, 35.93% या 40.93%। देखिए आपको जो आर्थिक समीक्षा और बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन इसी तरह के बहुत ही मतलब कि पॉइंट में मिलाकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो डाटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। यदि वो सब डाटा आपको एग्जैक्ट याद होगा तो 6-7 क्वेश्चंस जो है आप दूसरों से लीड लेकर चलिएगा। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30.93%। क्या बोल रहा है कि मतलब कि 19-20 के अंत तक राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ऋण है? तो 30.93%। 50 केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा 9.5%, 2021-22 में भारत का राजस्व घाटा 5.1%, 2021-22 में भारत का प्रभावी राजस्व घाटा 7.5% या 2021-22 में भारत का प्राथमिक घाटा 4.1%। तो इसमें से हमको खोजना है कि कौन सही सुमेलित है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्व घाटा जो है 5.1% रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 51 जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? एटीपी, एडीपी, एपीपी या ईबीपी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीपी के रूप में आपको उपस्थित रहता है। 52 बोल रहा है कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया, नीले हरित बाल, विषाणु, कवक या ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए बैक्टीरिया जो है नीले हरे शैवाल और जो मतलब कि बैक्टीरिया मतलब नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया को छोड़कर आपको माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह पाया जाता है। तो इसका दो ऑप्शन आपका बन रहा है, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ई, ए मतलब एक से अधिक है आपका। ठीक है। 53 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो मतलब कि पाया जाता है लाइसोसोम, वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो ये जो लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका हो जाएगा। चलिए इसका जो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना है। 54 हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्रेना व स्ट्रोमा में, केवल ग्रेना में, केवल स्ट्रोमा में। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, केवल स्ट्रोमा में। 55 निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? डीएनए में आपको पता है जो डबल हेलिक्स होता है या सिंगल हेलिक्स होता है, तो उसमें किस द्वारा बंधा होता है? नाइट्रोजन द्वारा, नाइट्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, कार्बन बंध द्वारा, ऑक्सीजन बंध द्वारा। तो इसमें जो बंधा होता है वो बंधा होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंधा होता है। चलिए 56 प्रश्न संख्या 56 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए औषधि तथा कवक जिसमें यह बनना है का सही मिलान क्या है? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो 56 का जो हो जाएगा ए पेंसिलिन, पेंसिलिन हो जाएगा पेंसोलिनियम नोटेटम, यानी कि ए का सी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है इरागेट, इरागेट का हो जाएगा आपको कैवेथिस परफ्यूमिया, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपका है ग्रीसियोब्लिन, यानी कि पेंसिलिनियम ऑफ ग्रीस ऑफल्बम, ये हो जाएगा आपको। और आपका हो जाएगा क्लेविसिन, ये हो जाएगा आपको एस्परजिलिस्ट कैवेल्टिस। थोड़ा सा मतलब कि साइंटिफिक नेम है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है उच्चारण में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57 बोला है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में कौन जरूरी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या नाइट्रोजन? तो आपको पता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन हर समय मतलब कि मौजूद रहता है, यानी कि ये इसका एसेंशियल होता है। 57 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है? मधुमक्खी मोम, चीनी, प्रोपिलीन या शहद? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमक्खी मोम हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। 59 का इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। सारे हिस्टोलॉजी मतलब कि आपको एक तरह से अध्ययन पर आपको इसको सबको करना है। तो 59 का जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि हिस्टोलॉजी हो जाएगा आपका, उत्तकों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है ना। बी हो जाएगा यानी कि निम्रोलॉजी हो जाएगा आपका वनों और वृक्षों के उत्पादन का अध्ययन। ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा पेडोलॉजी, यानी कि झीलों व अलवनीय जलीय पदार्थों का। और सिल्वीकल्चर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मृदा संबंधी अध्ययन। तो ये आपका 59 का सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे पादप और जंतु का संयोजक जीवन कहा जाता है? ठीक है ना। पादप और जंतु का संयोजक जीवन किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युगलिना को। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 61 बोल रहा है कि मानव शरीर का किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? थायरोक्सिन, फाइब्रोजिनोन, एड्रेनल या इरेथ्रोसाइट्स? मतलब कि ऐसा हार्मोन जिसके हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है, किससे? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? मंड, टेट्रोक्सोन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। ये जो है आपको आरक्षित ईंधन का काम करता है। 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 63 बोल रहा है कि त्वचा, बाल व नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में अम्लता या क्षारकता के बीच में कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, जल या ऑक्सीजन? जल में ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फास्फोरस। यही जो है अम्लीयता और क्षारीयता के बीच में जो है संतुलन बनाए रखता है। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पादन कौन सा बनता है? H2O, CO2, इथेनॉल और CO2, इथेनॉल तथा जल, मिथेनॉल और CO2। इसी से संबंधित एक मतलब कि पैरेलल क्वेश्चन आपको एसआई मीन्स में पूछा गया था। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इथेनॉल और CO2। ठीक है। ईस्ट का जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद आपको इथेनॉल, ठीक है ना, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान? दूसरा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। वहीं पहला रहता तो आपको हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है ना। ये दूसरा पूछता है इसलिए मंगोलिया हो जाएगा। 67 बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्न में से कौन सा है? अरब, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। सबसे प्रायद्वीप क्या हो जाएगा? अरब का हो जाएगा। 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। इजरायल निम्न में से कौन सा देश का सीमा साझा नहीं करता है? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र या ई में से कोई नहीं कह सकते। इसका सही उत्तर जो है ई। इन सारों के साथ ये जो है मतलब कि इजरायल का सीमा लगता है। 69 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? अलगुआस अंतर्द्वीप, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन या उत्तम आशा अंतरिप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप ऑफ गुड होप। इसी को बोला जाता है उत्तम आशा अंतरिप, हिंदी में बोल दिया गया है। तो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम छोर जो है केप ऑफ गुड होप हो जाएगा। चलिए 70 बोल रहा है नियाग्रा जलप्रपात इनमें से किन दो झीलों के बीच में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरी एवं ओंटेरियो। ये आपको कनाडा अमेरिका के सीमा के आसपास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71 बोल रहा है कि ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्स किरण के रूप में। ब्लैक होल, ठीक है ना, तारों का जो अंतिम अवस्था वगैरह होती है तो उसमें एक्स किरण के रूप में वहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 72 निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपको, इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है ना। 72 का। 73 बोल रहा है कि ज्वालामुखी के उद्भवन में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निकलती है? सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो निकलती है आपका जलवाष्प निकलता है, ठीक है ना। फिर मीथेन भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 74 विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? ग्रैंड कैनियन जो सबसे गहरी है वो किस पठार का भाग है? माउंट मंगोलिया, कैलोरेडो या चियापास पठार, किसका ये भाग है? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, कोलोराडो पठार का ये भाग है, ग्रेट कैनियन, ठीक है ना। 75 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन देश है? दूसरा सबसे पूछ रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा। प्रथम स्थान रहता तो चीन हो जाता, ठीक है ना। जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन है? पूरे भारत के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है तो आपको पता है कि पूरे भारत में जूट का उत्पादन और मेस्ता, जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है ना। और मेस्ता भी उसी के आसपास रेशा बनाने वाली प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। बिहार का स्थान क्या हो जाएगा? तो ऊपर से दूसरा, यानी कि 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 77 बोल रहा है कि कोयले के उत्पादन में प्रथम और सिंचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः कौन है? उत्पादन की बात कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सिंचित बात कीजिएगा तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचित है। तो ऑप्शन 77 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन को मतलब जितने हैं उसको एक बार एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? इतना से सोचिए। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। 79 बोल रहा है कि जूकू घाटी जो जून एवं सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है, किस राज्य में? जूकू घाटी, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? ये बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन से होता है जो भारत के भूगोल में आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में है जूकू घाटी, ठीक है ना। 80 गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सही सुमेलित हम लोग को यहाँ पे करना है 80 का। तो इतना से आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन मिलता है, मतलब कि आकर मिलता है। तो आपको पता है कि इतना सा पहले देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सोन जो है सोन पटना में आकर नहीं मिलता है, ठीक है ना। हाजीपुर की तरफ से इधर से मिलता है आपको, ठीक है ना। सॉरी, पटना में मिलता है आपको, उधर से मिलता है मतलब कि दानापुर बीटा उस तरफ से मिलता है, ठीक है ना। गंडक जो है ये आपको हाजीपुर की तरफ से मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा महानंदा जो है आपको यह कहाँ पर मिलेगा? तो आपको ये मालदा में मिलेगा। कोसी कहाँ पर मिलेगा? कोसी मिलेगा वो मिलेगा आपका भागलपुर में मिलेगा, ठीक है ना। और जो है आपका घाघरा कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको छापरा में मिल जाएगा। ये इसका सही मिलान है। नदियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में तो उसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित रूप से कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व यदि सिर्फ राज्यों की बात कीजिएगा तो प्रथम आ जाएगा, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात की जा रही है तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छठा स्थान आता है बिहार का पूरे भारत में, केंद्र शासित और राज्य सबको मिलाकर जनसंख्या घनत्व के मामले में। 82 बोला है कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, ST है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.3%, ठीक है।
83 अभी जो भी जनगणना है वो 2011 वाला ही आप लोग को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। 83 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष जो है आयु सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है गोपालगंज, मधेपुरा, किशनगंज या पूर्णिया में। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपको किशनगंज में हो जाएगा। 84 बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। रोहतास इस मामले में सर्वाधिक है महिला साक्षरता में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 85 कोपेन द्वारा जो है संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है। 85 में देख लीजिए गंगा घाटी, उत्तर पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत या मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुच्छेद 276, 275, 280 या 282। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जो है अनुच्छेद 275 के तहत ये अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है राज्यों को। 87 में बोल रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 39वां 42वां इस संविधान संशोधन की बात की जा रही है। 44वां या 45वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को आप राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान भी आपको निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा सी। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। 88 निम्न कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। 1883 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये बिल्कुल सही है। 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। तो हमको पूछ रहा है कि कौन से कथन यहाँ पे हमको गलत है। तो 88 का जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 1892 में भारत परिषद अधिनियम पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, नहीं ये गलत बात है। यहाँ से शायद आपको अप्रत्यक्ष मतदान की शायद शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी। 88 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 89 बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 7 प्रकार के मूल संविधान में एक को हटा दिया गया, आपको पता है ना। तो अभी 6 बच गए हैं, यानी कि 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 90 बोला कि निम्नलिखित में से किसने में संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत व आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। इसके लिए आपको जैसे GST वगैरह का हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी जरूरत है। प्रश्न संख्या 91 बोल रहा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। एक तो पहले बात, वित्तीय आपात भारत में अभी तक कभी लागू हुई नहीं हुआ। यदि दोनों द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, ये जब तक चाहे तब तक उसको रखा जा सकता है संसद की सहमति के आधार पर। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है ना। ऊपर में से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं बैठता है। 92 बोल रहा है कि राज्य के नीति संहिता तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, मतलब ये न्यायालय में परिवर्तन है नीति संहिता तत्व, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापना करना है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो अब 92 में हम लोग को देखना है कि कौन से यहाँ पे कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के सब के सब सही हो जाएंगे। इसे लागू करने के लिए आपको एक लॉ बनाना होगा, फिर जाके आप उसको लागू कर पाएंगे, ठीक है। 93 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। केशवानंद भारती 1973, ये आपको सबसे हाईएस्ट बेंच था, 13 बेंच था जिसमें 7-6 से फैसला आया था, ठीक है ना। संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोकलेखा, सार्वजनिक उद्यम समिति, प्रकलन, ये लोकलेखा समिति एवं प्रकलन समिति, मतलब यहाँ पे आपको राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकलन समिति। इसमें सबके सब लोकलेखा मतलब लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। निलंबनकारी पॉकेट, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। इसका इतना सा आप लोग देख लीजिए। तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निलंबनकारी वीटो के आधार पर भेजते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में इनमें से कौन सुमेलित है। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में इनमें से कौन सुमेलित है, मतलब आगामी जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा। तो उसमें आपको सम्मेलन में खोजना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इतना से आप लोग देख लीजिए। तो 96 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको पता है कि 2023 में भारत में होना है, 2021 में इटली में होना है, 22 में इंडोनेशिया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस किस क्रम की, मतलब कि जो है उपराष्ट्रपति वहाँ पर निर्वाचित हुई है। करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 49वां 49वां। 98 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय IMF का, ठीक है। देख लीजिए
4 ऑप्शन है, नोरू गणराज्य, एंडोरा, साउथ सुडान या तुवालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोरा। 99 लोकसभा के नए महासचिव कौन हैं? यशवर्धन सिन्हा, उत्पल कुमार सिंह, सहस्त्रलता श्रीवास्तव या दीपक वर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। 100 का सियोल शांति पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है? थॉमस बाक, एंजेला मार्केल, नरेंद्र मोदी या एंटोनियो गुतेरेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस बाक को दिया गया है। 100 का ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका था योगा फॉर वेलबींग, इसका थीम था। थीम से भी सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट में, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चंस पर। बोल रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस की बात की जाती है तो आइसलैंड इसमें प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और फन की बात की जाएगी यानी कि खुशी की बात की जाएगी, ये पीस मतलब शांति हो जाएगा, खुशी मतलब फन यानी कि खुशहाली वाला, तो वहाँ पर फिनलैंड हो जाएगा, और यहाँ पे पीस तो आइसलैंड प्रथम हो जाएगा। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 135वां स्थान है इसमें, ठीक है ना। खंजर सैन्य शक्ति अभ्यास किस देश के बीच में हुआ था? तो खंजर जो हुआ है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। तो 103 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 104 बोल रहा है कि स्टेटस ऑफ लियोपार्डस इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3421 या बिहार में तेंदुओं की संख्या 96। उपरोक्त में कोई उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 2018 की बात की जा रही है, तो इसमें से कौन से संबंध असत्य हैं, मतलब गलत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में तेंदुओं की संख्या 96, ये आपको गलत है। यहाँ पे शेरों की संख्या बहुत कम है, तेंदुए कहाँ से उतना आएंगे। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, सेहत ओपीडी पोर्टल, ठीक है ना। रेल मतलब कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय नहीं, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल। 106 ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोमैड लैंड को दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार इसी को दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 107 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो पुरुष दिवस की बात की जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 19 नवंबर को। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 बोला है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। अभी हाल ही में एमएसपी का जो विरोध हुआ था, किसान संघ का जो विरोध हुआ था, मतलब कि जो नए कृषि कानून बिल थे, तो उसी के भारत सरकार के विरोध के कंसेक्ट्स में केरल ने ऐसा किया था कि वहाँ पे फल और सब्जियों के लिए भी एमएसपी की घोषणा की बात की गई थी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो देख लीजिए टीवी सोमनाथन हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में का संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान दिवंगत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त गुलाब सिताओं नहीं, गलत है। ये प्रश्न जो है, मतलब ये ऑप्शन जो गलत है, ये सर्वाधिक जो पुरस्कार मिले हैं वो भी थप्पड़ को ही मिला है, 7 पुरस्कार मिले हैं, ठीक है ना। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पीवी सिंधु, कोनेरी हम्पू, रानी रामपाल या मिताली राज। तो कोनेरी हम्पू को प्रदान किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपको पता है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 113 बोल रहा है कि मार्च 2021 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम बताएं, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा आयात किए हैं, खरीदे हैं हथियार। तो इसमें पता है कि सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। उसके बाद भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसने बेचा है? तो यूएसए ने बेचा है, फिर आपका रूस का स्थान आता है, फिर इस तरह से फ्रांस का आता है, ब्रिटेन का आता है, फ्रांस का आता है, उसके बाद चीन, और फिर आपको इजराइल वगैरह का आता है, ठीक है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब मनाया जाएगा? तो आपको 12 मार्च 2021 से लेकर के कब तक मनाया जाएगा? तो 15 अगस्त 2022 तक, यानी कि देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। तो 114 का जो सही उत्तर हो रहा है वो हो रहा है आपका ऑप्शन ई, 2023 तक मनाने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है इसका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 115 मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं हैं? सारे ऑप्शन देख लीजिए। बोला है कि यह ब्रिटेन की द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, भारत का स्थान 53वां है, और है आपका प्रथम जो है स्थान नॉर्वे का है। इसका स्कोर सूचकांक 0 से लेकर के 100 होता है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कि कौन से कथन, ये 53वां नहीं हो, 153वां हो जाएगा, ठीक है ना।
तो मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में, सॉरी 53 ही सही है। तो इसका जो ये सूचकांक वाला जो ना, ये सूचकांक इसका गलत है। 100 से 100 के बीच में, मतलब 0 से 100 के बीच में सूचकांक का मानदंड गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा शायद 53 भारत करेंगे, बिल्कुल सही है। 153 ही 53 ही सही है। लेकिन सूचकांक जो है ना, एक 0 से लेके 100 नहीं, शायद 0 मतलब कि पॉइंट में चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। 0 से लेकर 10 या पॉइंट में चलता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सूचकांक वाला जो पोर्शन है इसका गलत हो जाएगा। 116 जून जुलाई 2021 में संपन्न 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। 117 टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? ठीक है ना, अभी हाल ही का करंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कौन है, तो अमेरिका है। चीन को बहुत ही अंतिम समय में पछाड़ा था, वो भी गोल्ड के मामले में, ठीक है ना। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया गया? अभी 33वां का आयोजन, मतलब कि अभी जो हाल ही में हुआ है वो आपको कौन सा था? तो वो आपका था 32वां था, फिर 33वां होगा, फिर 34वां होगा, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब कि 2028 वाला आयोजन होगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका में हो जाएगा। 119 उच्च शिक्षा के लिए 50% शकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार का लक्ष्य कब है? ये बिहार सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें यह है कि हम भाई 2035 तक जो है 50% तक सकल नामांकन अनुपात जो है रेशियो आप जो है अवेलेबल करवा लें, प्राप्त कर लें। इसके लिए समग्र रूप से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है बिहार में। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष से शुरू हुई? बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष से शुरू की गई है? 2010-11, 2011-12, 2012-13 या 2013-14? इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2013-14 से किया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित हैं? बुद्ध समक दर्शन संग्रहालय वैशाली, वानिकी कॉलेज का निर्माण मुंगेर, विकास प्रबंधन संस्थान बिहटा, तारामंडल का निर्माण दरभंगा। मतलब कि ये सब जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो बिहार में निर्माण करने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस सब के सब आपको सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 122 केंद्र सरकार द्वारा 765 kV के सुपर ग्रिड व संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जा रहा है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इनमें से कोई नहीं से अधिक कटिहार में किया जा रहा है। 123 नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? नालंदा, गया, पटना या मुजफ्फरपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप फिर से मतलब कि नालंदा में मत कंफ्यूज किया जाएगा। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 अनामिका, जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बिहार के किस जिले से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के साथ। 125 जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम राज्य बना है पूरे देश भर में जो जल एटलस तैयार कर रहा है। बड़हिया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन, बाकस्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कालीनंदन शर्मा ने किया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 127 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 127 बोल रहा है कि चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष निम्न से कौन थे? महात्मा गांधी, एम.जे. विल्सन, एफ.जी. सलाय, जी.डी. रेड। तो एफ.जी. सलाय की अध्यक्षता में किया गया था, इसका गठन किया था, जिसमें महात्मा गांधी भी उसके एक सदस्य थे। 128 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें श्री कृष्ण सिंह भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनका सबका मिला के यहाँ पर किया गया था। 129 यहाँ पे है कि कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति जो था कश्मीर में हुआ था। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 130 उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तरी बिहार में पूछ रहा है, सबसे पूर्वी कमला, बागमती, महानंदा या सरयू? तो 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानंदा सबसे पूर्व में है उत्तर बिहार के। तिरहुत नहर में जलापूर्ति किस नदी से होती है? लालबगा या बागमती, घाघरा या गंडक? तो तिरहुत नहर में जो जलापूर्ति होती है वो होती है आपके गंडक से होती है, ठीक है ना। 132 मक्का उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार। निम्नलिखित ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है ना। वैसे बेगूसराय का भी स्थान आता है, लेकिन इस जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको कटिहार हो जाएंगे। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं 133 पर। प्रश्न संख्या 133 बिहार के श्री से किसे संबोधित किया जाता है? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए 133 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरिम हिस्से में बिहार का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा।
ठीक है ना। 134 का सही उत्तर हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 135 बोल रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि NH की कुल लंबाई वर्तमान में कितनी है? 6000 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 54 किलोमीटर या 52 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 75 किलोमीटर। बोल रहा है कि परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का उपयोग किया जाता है। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? 10⁻⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन, 10⁻10 न्यूटन या 10⁻12 न्यूटन। मतलब कि एक दाब दाब का ऐसा यूनिट जो है वो 10⁻5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? देख लीजिए, आपको सही मिलान ऑडियोमीटर वायु की गति गलत है, उसके बाद एनीमोमीटर वायु मंडलीय दाब, क्रोमीटर निम्न ताप, एंटीनोमीटर सौर विकिरण। यहाँ पे हमको सही देखना है, तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी सही रूप से मिलान सही नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 139 बोल रहा है कि केंद्रीय इंजीनियरिंग यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित की गई है? तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्गापुर में इसकी स्थापना की गई है। 139 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 बोल रहा है कि एक वृक्ष से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है जबकि दूसरा तेज हवा के झोंकों से टूटकर जमीन पर गिरता है, दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? चारों ऑप्शन को इतना से आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले की ऊर्ध्वाधर गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी, ठीक है ना। सीधे गिरा है तो पहले ऊर्ध्वाधर सीधे मतलब कि सीधा गिरेगा पहला, ठीक है ना, पेड़ से टूटकर, और दूसरा हवा से गिरेगा तो वो प्रोजेक्टाइल में गिरेगा क्योंकि वो बल लग रहा है, हवा उस पर बल लगा रहा है। 141 ठोस, द्रव और गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक और किसमें सबसे कम होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम हो जाएगा। 142 यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 143 सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा? निम्न में से पूछ रहा है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑस्मियम, सीजियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, निम्न में से पूछ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 144 बोल रहा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। 144 का ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 145 बोल रहा है कि हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के यौगिक में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन के यौगिक में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिक में, या फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है 3 तरह के यौगिक में पाया जाता है, और ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाएगा। चलते हैं 146 पर बोल रहा है कि हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल पाया जाता है। यह केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार पर नहीं। इसके रवे घनाकार होते हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक व रंगहीन होता है। तो इसमें से कौन सा गुण जो है नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये अब नहीं रहा है क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मेटल आ गए हैं जो इसको रिप्लेस कर दिया है हीरा को, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह गुण बोल रहा है कि नहीं पाया जाता है। अरे भाई थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो कठोरता में तो उसमें पाए ही जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी बोलने में हो गया। ऑप्शन ए ये जो है गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 147 बोल रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। 148 बोल रहा है कि अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, MnO4 का यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम। आपको जैसे ही अम्लता है तो आपको क्षारीयता वाला चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। 149 बोल रहा है कि अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने वाला पदार्थ बनता है। मेथनॉल, एथनॉल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, पावर अल्कोहल। इसमें से क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर अल्कोहल बनता है। अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रण होने वाला, पेट्रोल में आप जैसे ही मिश्रण करते हैं इन चीज़ों को तो वो पावर अल्कोहल ही बनाता है।
प्रश्न संख्या 150 बोल रहा है सही सुमेलित हम लोग को करना है यहाँ पे, और बोल रहा है टैनिक अम्ल, ठीक है ना। टैनिक अम्ल का संबंध किससे हो जाएगा, एक मिनट, प्रश्न संख्या 150 टैनिक अम्ल। उसके बाद बोल रहा है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल डायनामाइट में हो जाता है, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड है और फिर क्लोरोनेट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाएगा, ठीक है ना। बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, एक मिनट, अब इसको फिर से अच्छे से देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ए, टैनिक अम्ल का हो जाएगा आपका चाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा यात्रा के दौरान चक्कर आने वाली दवा, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका जो है क्लोरोनेट डायनामाइट में, और जो है सैलिसिलिक अम्ल बी दर्दनारक में, क्लोरोनेट आपको नाइट्रोग्लिसरीन दवा यात्रा में, और क्लोरोनेट आपको डायनामाइट में बोल रहा है, ठीक है ना। तो 150 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके सामने आज 150 प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत किया गया है। इसमें यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट हो तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसको फिर से संशोधित कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में करने में हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस का उत्तर आपको त्रुटिपूर्ण हुआ हो। बाकी आपके ये क्वेश्चंस शानदार थे, आप इसको बनाइए और देखिए किसमें आपको कितना स्कोर आ पा रहा है।